मध्यकालीन भारत एक ऐसा समय जब हम बहुत से नए राजाओं को भारत में जगह बनाते हुए देखते हैं, अपने आप को इस्टेब्लिश करते हुए देखते हैं। लेकिन उसी के साथ वो अपने साथ एक बेहतरीन आर्किटेक्चर भी लेकर आए, इस्लामिक आर्किटेक्चर, जिसने धीरे धीरे करके भारत में पहले से मौजूद आर्किटेक्चर के बहुत से फीचर्स को इनकॉर्पोरेट करके बन गया इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। और उसी के बहुत ही बेहतरीन उदाहरण हमें मिलते हैं दिल्ली में। तो आज हम पहुंच गए हैं दिल्ली में इसी आर्किटेक्चर को कवर करने के लिए, लेकिन बिल्कुल एक कहानी के तरीके से, जिसमें हम पूरी डायनेस्टीज को धीरे धीरे करके आर्किटेक्चर के थ्रू ही कवर करेंगे। तो आइए शुरू करें इस जर्नी को। कहानी की शुरुआत होती है तराइन के युद्ध से। हम जानते हैं कि पहला तराइन का युद्ध 1191 एडी में लड़ा गया, लेकिन उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बहुत बुरी तरह हराया था। पर अफसोस दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और यहीं से दिल्ली में शुरुआत होती है मुस्लिम रूलर्स की। मोहम्मद गौरी खुद तो यहाँ रूल करने नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपने गवर्नर को जरूर भेजा, जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। यही कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करता है, ममलुक डायनेस्टी की शुरुआत करता है। दिल्ली, जहाँ पर चौहान्स का रूल रहा, पृथ्वीराज चौहान का रूल रहा, जिन्होंने यहाँ पर एक बेहतरीन फोर्टिफाइड सिटी बनाई, राय पिथौरा। उसी के बिल्कुल मध्य, बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की शुरुआत होती है स्लेव डायनेस्टी के अंडर। यह है कुतुब कॉम्प्लेक्स, जिसे दिल्ली सुल्तान्स के अंडर बनाया गया था। लेकिन यह हमेशा से ऐसा नहीं दिखता था, बल्कि इसे तो सल्तनत की अलग अलग डायनेस्टीज के सुल्तान ने अलग अलग समय में एक्सपैंड किया है। पर शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्वेतुल इस्लाम मस्जिद के साथ। आइए इसकी डिटेल्स को स्टडी करते हैं। क्वेतुल इस्लाम, जिसका मतलब है द पावर ऑफ इस्लाम। यह मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई थी। इसका कंस्ट्रक्शन 1192 कॉमन एरा में शुरू हुआ, जबकि ये कंप्लीट हुई 1198 कॉमन एरा में। इस मस्जिद में हमें बहुत सारे इंडो इस्लामिक फीचर्स दिखते हैं। आइए इन्हें एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। मुस्लिम रूलर्स अपने साथ जो आर्किटेक्चरल स्टाइल लेकर आए, उसमें सबसे पहले जो हमें चीजें नजर आती है उनमें है आर्क्स। और इन्हीं आर्क्स की वजह से ये स्टाइल कहलाया आर्कुइड स्टाइल, यानी पहले से मौजूद त्रबीत स्टाइल को आर्कुइड स्टाइल रिप्लेस कर रहा है। पर ये आर्क्स क्या भारत में नए थे? ऐसा नहीं है। आर्क्स बनाना तो हमें पहले से ही आता था, लेकिन वो जो आर्क्स थे उन्हें हमने बड़े बड़े पत्थरों में से काटा, यानी जितने भी आर्क्स अभी तक मौजूद हैं वो रॉक कट हैं। पर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में जो आर्क्स हमें नजर आते हैं वो ट्रू आर्क्स है, यानी स्ट्रक्चरल है, यानी कि कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल बिल्कुल मेरे पीछे आप देख सकते हैं। हमारे भारत में मौजूद आर्किटेक्चर हमारे इंडिया में डेवलप होने वाली फिलॉसफीज को रिफ्लेक्ट करता है। अगर एक तरह से देखा जाए तो यहाँ टेम्पल आर्किटेक्चर या बुद्धिस्ट और जैन केव्स में हमें बहुत सारे स्कल्पचर्स नजर आते हैं, लेकिन वहीं जब हम इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार के स्कल्पचर्स मौजूद नहीं हैं। इसके पीछे का कारण है एक बार फिर से फिलॉसफी, यानी कि इस्लाम, जिसमें हमें एक तरह से स्कल्पचर या मूर्ति पूजा नजर नहीं आती। तो आखिर इन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं, इन्हें सजाया कैसे गया? हाँ, इनमें फ्लोरल पैटर्न्स का इस्तेमाल तो हुआ है, लेकिन इसी के साथ साथ हमें नजर आते हैं इंस्क्रिप्शनल बैंड्स, जैसे कि आप इस पूरी वॉल के ऊपर देख सकते हैं। इंस्क्रिप्शनल बैंड्स मतलब हम देख सकते हैं कि किस तरह से कुरान की जो आयातें हैं उन्हें यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही बेहतरीन कैलीग्राफिस्ट जो हुआ करते थे, उनकी सहायता से इस पूरी की पूरी वॉल के ऊपर उकेरा गया है। और सिर्फ यही नहीं,
जितना भी आपको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर भारत में नज़र आता है, उनकी वॉल्स पर आपको इसी प्रकार से कैलीग्राफी की सहायता से सजावट देखने को मिलेगी। इसी क्वेतुल इस्लाम मॉस्क में एक और बहुत ही अनोखी चीज़ मौजूद है और वो है आयरन पिलर। ये आयरन पिलर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बहुत ही पॉपुलर आयरन पिलर है, लेकिन इसकी खास बात ये है कि यह इसकी असल जगह नहीं है। ये पिलर पहले उदयगिरी मध्य प्रदेश में मौजूद था और ये गुप्त काल से जुड़ा है। गुप्ता डायनेस्टी के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा इस पिलर को बनवाया गया था और इस पिलर में जो इंस्क्रिप्शन मौजूद है, जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है, इस इंस्क्रिप्शन में चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य से जुड़े हुए जो कॉन्क्वेस्ट है, जो युद्ध उन्होंने लड़े, उसकी पूरी जानकारी भी हमें यहाँ मिलती है। इस आयरन पिलर के स्ट्रक्चर को ज़रा अगर हम देखें तो ये पिलर बहुत हद तक अशोक के स्टोन पिलर से मैच करता है, यानी कि शेप में टैपरिंग है, ऊपर जाते हुए ये नैरो होता जाता है, पर उसी के साथ साथ अगर हम इसके क्राउनिंग एलिमेंट को देखें तो इसके क्राउनिंग एलिमेंट पे आपको इवन इन्वर्टेड लोटस शेप भी नजर आएगा। ये पिलर आयरन का बना है, पर आज भी इस पर जंग नहीं लगा। ये अपने आप में सोचने की बात है, किस तरीके से गुप्त काल में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इतनी ज़्यादा हो गई थी, मेटलर्जी की फील्ड में एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उन्होंने एक ऐसा पिलर बना दिया जिसको आज तक जंग नहीं लगा, जिसे आज भी पढ़ा जा रहा है, स्टडी किया जा रहा है। क्वेतुल इस्लाम में यहाँ पर हमें आयरन पिलर के साथ साथ कुछ इस प्रकार के स्टोन पिलर्स भी नज़र आते हैं, लेकिन इन स्टोन पिलर्स के बारे में कहा जाता है कि ये एक प्रकार से कुछ जैन और हिंदू टेम्पल्स के ही हिस्से रहे थे, जिन्हें यहाँ पर इंस्टॉल किया गया। आर्कवेट स्टाइल में जहां एंट्रेंस गेट के लिए आर्क्स का इस्तेमाल हुआ, वहीं जब हम रूफ की बात करते हैं तो हमें यहाँ फ्लैट रूफ्स की बजाय डोम यानी गुंबद नजर आते हैं। मेरे पीछे जिन डोम्स को यानी माउंट जैसे स्ट्रक्चर्स को आप रूफ पर देख रहे हैं, ये डोम्स बहुत ज़्यादा एडवांस्ड वर्जन तो नहीं है, क्योंकि ये डोम के अर्लीस्ट फेज माने जा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में आगे हमारी कहानी को बढ़ाएंगे, आपको डोम के कुछ बेहतरीन शेप्स, कुछ एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। इस मैप के अंदर जो आप ग्रीन मार्किंग देख रहे हैं, उतना एक्सपेंशन कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया है, जिसमें एक और स्ट्रक्चर शामिल है और वो है कुतुब मीनार। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में एक और एलिमेंट मीनारे। अब मीनारे जो है उनके बनाने के कई कारण रहे होंगे, लेकिन ठीक मेरे पीछे जिस मीनार को आप देख रहे हैं, ये है कुतुब मीनार। इसका कंस्ट्रक्शन, इसकी कंस्ट्रक्शन की शुरुआत यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि स्लेव डायनेस्टी के पहले राजा के द्वारा ही की गई, लेकिन वो इसे पूरा नहीं कर पाए और इसका कंस्ट्रक्शन पूरा किया गया उन्हीं के सन इन लॉ, लेकिन स्लेव डायनेस्टी के अगले राजा इल्तुतमिश के द्वारा। कुतुब मीनार, आखिर इसको बनाने का क्या मकसद था? जैसे मैंने कहा, मीनारों के बनाने के कई कारण हैं। मीनारों को वॉच टावर्स के रूप में इस्तेमाल किया गया है। मीनारों को माइलस्टोन्स के रूप में, कोस मीनार के रूप में भी इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ये मीनार एक प्रकार से कोमेमोरेट करती है, या हम कहेंगे ऑनर करती है, एक सूफी संत को, जिनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और उन्हीं के नाम से इस मीनार का नाम भी कुतुब मीनार पड़ा। आइए थोड़ा क्लोजर लुक लेते हैं और इसकी बहुत ही खूबसूरत डिटेल्स को स्टडी करते हैं। कुतुब मीनार एक तरह से 5 फ्लोर्स में आपको नजर आएगा। इसमें हमें 5 सेक्शंस नजर आते हैं। पहली बार जब कुतुब मीनार को बनाया गया था तो इसमें सिर्फ 4 ही सेक्शंस थे, लेकिन जो सबसे ऊपर यानी कि क्राउनिंग सेक्शन है, सबसे ऊपर वाला फ्लोर यानी कि 4th फ्लोर जो था, वो लाइटनिंग की वजह से टूट गया था और इसे ठीक कराना, रिपेयर कराना, यानी कि इसकी मरम्मत तुगलक के समय में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराई गई। पर उन्होंने सिर्फ मरम्मत नहीं कराई, बल्कि इसमें एक और फ्लोर ऐड कर दिया, 5th फ्लोर। 4th फ्लोर की मरम्मत कराते समय उन्होंने उस 4th फ्लोर में मार्बल का इस्तेमाल किया, यानी ये पूरा का पूरा कुतुब मीनार सिर्फ रेड सैंडस्टोन का नहीं बना,
बल्कि इसमें 4th और 5th फ्लोर में मार्बल का इस्तेमाल भी किया गया है। इसमें टोटल 399 सीढ़ियां हैं। अब तो इन्हें बंद कर दिया गया है, लेकिन एक ज़माना था जब इन सीढ़ियों की सहायता से इस कुतुब मीनार के अलग अलग फ्लोर्स पर पहुंचा जा सकता था। अगर आप साउथ इंडियन टेम्पल्स यानी कि द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल्स देखेंगे तो कांचीपुरम में आपको कुछ ऐसे मंदिर मिलेंगे जिसमें हम घटिक यानी कि लर्निंग सेंटर्स देखेंगे। मंदिरों से ही सटे हुए ऐसे स्थान जहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता था। इसी प्रकार से इस कुतुब कॉम्प्लेक्स में भी हमें मदरसे नज़र आते हैं, जो कि मुस्लिम रूलर्स के आर्किटेक्चरल एग्जाम्पल्स में से एक है। इन मदरसों को भी शिक्षा का स्थान माना गया है, जहां पर शिक्षा दी जाती थी इस्लाम की और उससे जुड़ी हुई बहुत से दूसरे अन्य विचारों की। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में हमें मकबरे भी नज़र आते हैं, यानी कि टोम्स, और कुतुब कॉम्प्लेक्स में भी इल्तुतमिश का मकबरा शामिल है। तो इसमें देखते हैं कि किस तरह के इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के फीचर्स मौजूद हैं। आर्किटेक्चर के एंट्रेंस गेट पर ही हमें आर्क यानी कि आर्कवुड स्टाइल का एक इम्पॉर्टेंट फीचर नज़र आ जाता है, और इसी के साथ साथ इंस्क्रिप्शनल बैंड्स भी, यानी कि जिसमें कैलीग्राफी से पूरी की पूरी दीवारों को सजाया गया है विद फ्लोरिफ पैटर्न एज वेल। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में हमें आर्किटेक्चर के भीतर ही कुछ इस प्रकार के ब्लाइंड आर्क्स भी नजर आएंगे। ब्लाइंड आर्क्स का मतलब है कि हम इनके आर पार नहीं जा सकते, लेकिन इन आर्क्स को अगर हम देखें तो इन्हें बहुत ही खूबसूरती से सजाया भी गया है। और इन ब्लाइंड आर्क्स को आप मोस्टली यहाँ पर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में दीवारों के वेस्ट साइड में देखेंगे, यानी कि वेस्ट साइड की दीवार पर ही इस प्रकार के ब्लाइंड आर्क्स नजर आएंगे। आखिर ये क्या है? इन्हें कहा जाता है मिहराब। ये जो ब्लाइंड आर्क्स हैं ये एक्चुअल में किबला की डायरेक्शन को दर्शाते हैं। किबला का मतलब होता है वेस्ट साइड की दिशा। तो ये जो हम मिहराब देख रहे हैं जो किबला की दिशा को दर्शाते हैं, इस तरह के मिहराब हमें मकबरों में तो नजर आएंगे ही, लेकिन हमें ये मस्जिद में भी नजर आते हैं मिहराब। ये कुतुब कॉम्प्लेक्स एक बार में नहीं बना या फिर किसी एक डायनेस्टी ने पूरी तरह से नहीं बनाया, बल्कि इसका तो समय के साथ एक्सपेंशन हुआ है। यहाँ पर अब तक हमने कुतुब मीनार देखा, इसके साथ साथ कुवैतुल इस्लाम के बारे में जाना, कुवैतुल इस्लाम मॉस्क के बारे में जाना, और फिर हमने यहाँ पर इल्तुतमिश के मकबरे को भी देखा, और इसी के साथ साथ मदरसे को भी देखा। ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है ये हम ममलुक डायनेस्टी के अंडर बनता हुआ देखते हैं। लेकिन उसके बाद जब खिलजीज आए तो इसका फर्दर एक्सपेंशन किया गया, और इसके बाहरी ओर हमें कुछ और आर्किटेक्चर नज़र आता है विच इज़ कनेक्टेड टू वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर्स फ्रॉम खिलजी डायनेस्टी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ताकतवर राजा, बहुत सारे नए नए रिफॉर्म्स भी लाए। जाना जाता है अपने मिलिट्री रिफॉर्म्स के लिए, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के लिए, और जाना जाता है अपने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के लिए भी, जिसने दिल्ली सल्तनत के दायरे को और बढ़ा दिया और साउथ तक अपना एक्सपेंशन किया। ये अलाउद्दीन खिलजी कुतुब मीनार से भी बड़ी मीनार बनाना चाहता था, और उसके कंस्ट्रक्शन की शुरुआत भी कर दी गई थी। बिल्कुल मेरे पीछे आप देख सकते हैं अलाई मीनार। इस मीनार का नाम अलाई मीनार क्यों पड़ा वो तो हम समझ पा ही रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी के नाम से ही इसका नाम अलाई मीनार रखा गया है। लेकिन अफसोस इस मीनार को वो पूरा करवा पाते उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद खिलजी डायनेस्टी में कुछ ऐसे बेहतरीन राजा आए ही नहीं जो इस मीनार के कंस्ट्रक्शन को फर्दर पैट्रोनाइज करते। इस अलाई मीनार का बेस कुतुब मीनार के बेस से काफ़ी चौड़ा है, यानी अगर ये बनती तो बहुत हद तक कुतुब मीनार से भी डबल साइज में हमें नजर आती। अलाई मीनार के साथ साथ एक और आर्किटेक्चरल एग्जाम्पल जो अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ा है वो है अलाई दरवाज़ा।
इस दरवाजे में हमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स नज़र आते हैं जिससे हम क्लियरली कह सकते हैं कि इस्लामिक आर्किटेक्चर में धीरे धीरे पहले से मौजूद आर्किटेक्चर के जो फीचर्स थे, जो इंडियन आर्किटेक्चर पहले से मौजूद था, उसके धीरे धीरे फीचर्स इस्लामिक आर्किटेक्चर में इनकॉर्पोरेट होते जा रहे थे और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर डेवलप होता जा रहा था। अलाई दरवाज़ा के ठीक ऊपर यानी रूफ वाले पोर्शन पे आप देख सकते हैं आर्कवेट स्टाइल का एक इम्पॉर्टेंट फीचर गुंबद यानी कि डोम। लेकिन इस डोम के भी ऊपर आप यहाँ पर अमलक देखेंगे। अब अगर हम हमारे पुराने एपिसोड्स को थोड़ा सा याद करें तो हमने अमलक को टेम्पल आर्किटेक्चर में कवर किया है, जो कि शिखर का क्राउनिंग एलिमेंट होता था। लेकिन उन्हीं मंदिरों को देखकर वहां से अमलक बनाना सीखकर डोम पर भी बनाना शुरू किया गया। डोम जो है उसके क्राउनिंग एलिमेंट के रूप में भी धीरे धीरे करके अमलक शामिल हुआ। अलाई दरवाज़ा की दीवार पर हमें कुछ बेहतरीन पैटर्न्स नजर आएंगे। सबसे पहले तो हम इंस्क्रिप्शनल बैंड्स देख सकते हैं, जिन्हें रेड सैंडस्टोन से तो बनाया ही गया है, लेकिन इस अलाई दरवाजे में मार्बल का इस्तेमाल भी किया गया है। पर उसी के साथ साथ आप देख पा रहे होंगे विंडो, परफोरेटेड विंडो। ये विंडो पैनल पूरी तरह से मार्बल में है, लेकिन इसमें छोटे छोटे स्टार्स और अलग अलग यहाँ पर हेक्सागन, ऑक्टागोनल शेप्स हमें नजर आ रहे हैं। ये विंडो परफोरेटेड है यानी कि जाली वर्क हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस तरह का जाली वर्क भी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर माना जा सकता है। ये जाली वर्क आपको अलग अलग रॉ मटेरियल में नजर आएगा। कई जगह पर लेटिस का इस्तेमाल भी किया गया है, यहाँ मार्बल का इस्तेमाल है, और इसी तरह से आगे मुगलों के समय में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी मार्बल के इस्तेमाल से बहुत बारीक विंडोज की जालियां बनाई गई हैं। अलाई दरवाजे के ठीक आगे हमें एक और मकबरा देखने को मिलता है और ये है संत इमाम ज़मीन का। ये वैसे तो लोदीज के समय में आए थे, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हमें दिख रही है, जिसमें हम ऊपर की तरफ गुंबद देख रहे हैं, उसके ऊपर हम अमलक देख रहे हैं, लेकिन अमलक के ऊपर हम कलश भी देख पा रहे हैं। अमलक के ऊपर इस प्रकार का पूर्ण कलश मंदिरों में पाया जाता है। मंदिर में शिखर के ऊपर हमें कलश देखने को मिलता है। वहीं से और कुछ नई चीज़ें हैं जो सीखी जा रही हैं और उसे इस्लामिक आर्किटेक्चर का पार्ट बनाया जा रहा है। यानी हम ये समझ रहे हैं कि आखिर इस आर्किटेक्चर को इंडो इस्लामिक क्यों कहा गया, क्योंकि ये था तो इस्लामिक आर्किटेक्चर, लेकिन धीरे धीरे करके पहले से एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर जो भारत में मौजूद थे, जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर या केव आर्किटेक्चर, उससे बहुत सारे फीचर्स को बनाना सीखा गया है और उसके बाद उन्हें इस्लामिक आर्किटेक्चर का हिस्सा भी बनाया गया है। दिल्ली सुल्तान्स के अंडर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की इस जर्नी के पार्ट 1 को हम यहीं खत्म करते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आज के सेशन में डिस्कस किए गए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अगले एपिसोड में ये जर्नी जारी रहेगी, जिसमें हम विजिट करने वाले हैं तुगलकाबाद, लोधी गार्डन भी जाएंगे और वहां पर लोधीज और सईद्स के साथ साथ तुगलक्स के समय में आने वाले इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चरल फीचर्स को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आज की जर्नी वाकई में थकावट वाली थी। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।